हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लास्ट मूवमेंट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि मैंने आप सभी को इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी से कहा था इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम वीडियो में आज पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े वीडियो लेक्चर्स नहीं रहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को हम 5 मिनट का टाइम देंगे और इस तरह से लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चंस के चैप्टर थे, तो 20-20, 30-30 मिनट में हम लेक्चर्स को कवर करते चलेंगे, जिससे कम टाइम में हमारा पूरा सब्जेक्ट ये कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कंक्रीट किसे कहते हैं, इसके संघटकों के नाम लिखें, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है लिखिए। मतलब पहले क्वेश्चन के आंसर में हमें कंक्रीट की डेफिनेशन लिखनी है, इसके जो संघटक होते हैं उनके नाम लिखने हैं और तीसरा हमें कंक्रीट का वर्गीकरण करना है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर्स का जो PDF है ना, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर जाना, आप वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये PDF। ठीक है, वहाँ से आप लोग बिना वीडियो के भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। हमें डेफिनेशन लिखनी थी कंक्रीट की, तो देखिए कंक्रीट की डेफिनेशन। अब आप एग्जाम में डेफिनेशन हेडिंग मत लिख कर आइएगा, आप वहाँ पर इसकी जगह पर कंक्रीट हेडिंग लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं हेडिंग को, कंक्रीट लिखिएगा। और कंक्रीट की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है। तो कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ होता है। क्या होता है? कंक्रीट एक मिश्रित मतलब कंपोजिट निर्माण पदार्थ है, जो प्रमुख रूप से मिलावा एग्रीगेट बोलते हैं इंग्लिश में से, दूसरा सीमेंट और तीसरा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। आपको पता है मिलावा 2 तरह का होता है, एक होता है मोटा मिलावा, दूसरा होता है महीन मिलावा। मोटा मिलावा हम बजरी या गिट्टी को कहते हैं, महीन मिलावा बालू को बोलते हैं। तो आप सबने कंक्रीट देखा है, क्या क्या मिला होता है कंक्रीट में? गिट्टी होती है यानी बजरी, बालू होता है, सीमेंट और पानी, ये 4 चीज़ मिले होते हैं। तो इन चारों को सही अनुपात में मिला करके कंक्रीट बनाया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, हालांकि इसके इंग्रेडिएंट यही हैं, मिलावा, सीमेंट, पानी। फिर भी हम यहाँ अलग से भी लिख के दिखा रखे हैं हमने कि इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से, आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन समझ गए आप लोग। देखिए कंक्रीट को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया हमारा बंधक पदार्थ। बंधक पदार्थ मतलब जो सभी मटेरियल को आपस में बांध के रखता है, बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट का यूज करते हैं, अगर सीमेंट कंक्रीट है तो, और चूना कंक्रीट है तो हम चूने का यूज कर लेंगे। क्लियर ना? तो वैसे चूना कंक्रीट का यूज तो आजकल बिल्कुल कम हो गया है, अब ज़्यादातर यूज किया जा रहा है सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, दूसरा हमारा निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। निष्क्रिय पदार्थ हम मिलावे को बोलते हैं। आपको बताया था 2 तरह के मिलावे थे हमारे, मोटा मिलावा और महीन मिलावा। तो मोटा मिलावा के रूप में हम बजरी या फिर गिट्टी का यूज करते हैं, और महीन मिलावे के रूप में हम बालू, सुर्खी या फिर धातुमल आदि का यूज करते हैं। तो आजकल तो मोटे मिलावे के रूप में बजरी का यूज हो रहा है, महीन मिलावे के रूप में बालू का यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा पानी होता है, तीसरा संघटक। चौथा यहाँ पर एड मिक्सचर दिखा रखा है। अगर हमें कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इम्प्रूव करना है तो इसमें हम एड मिक्सचर मिला देते हैं, सम्मिश्रण। ठीक है, जो इसकी रिएक्शन को तेज भी कर सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं। जिप्सम मिला दिया आपने तो धीमा करेगा, अगर आपने इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया तो वो इसकी रिएक्शन को तेज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा वायु भी होता है, जब इसमें वॉइड्स होते हैं उनमें वायु भी भरी रहती है। क्लियर ना? तो ये इसके संघटक के नाम हो गए। सेम चीज़ इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले बच्चे से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा था हमारा कंक्रीट का वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कंक्रीट के टाइप कौन कौन से हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो देखिए विभिन्न प्रकार की कंक्रीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर किया है बंधक पदार्थों के आधार पर। बंधक पदार्थ मतलब होता है बाइंडिंग मटेरियल, तो बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल के बेस पर देखो किस तरह से किया गया है। सबसे पहला हमारा बाइंडिंग मटेरियल है गारा। अगर हमने गारा कंक्रीट बनानी है तो हम गारा का यूज करेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। ठीक है, यानी कि पहला टाइप हो गया गारा कंक्रीट बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर। दूसरा टाइप हो जाएगा चूना कंक्रीट। अगर हमें चूने का यूज किया है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में तो हमारा चूना कंक्रीट बनेगा। तीसरा सीमेंट कंक्रीट,
यानी अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज कर रखा है तो तीसरा टाइप हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट। तो ये तो बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर हो गया हमारा कंक्रीट का वर्गीकरण। कौन कौन से टाइप के होते हैं? गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। अब इन तीनों में से सीमेंट कंक्रीट का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। आजकल गारा कंक्रीट और चूना कंक्रीट का यूज नहीं किया जा रहा है। तो यही सेम लाइन हमने यहाँ लिखी है, आप लोग भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। इस लाइन को पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है इसमें। सीमेंट कंक्रीट के अलावा गारा कंक्रीट तथा चूना कंक्रीट का प्रयोग नगण्य रह गया है, क्योंकि इनकी सामर्थ्य काफ़ी कम होती है, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, पहला समझ गए आप लोग बंधक पदार्थ के आधार पर। दूसरा समझते हैं घनत्व के आधार पर। अब घनत्व के आधार पर कितने टाइप की होती है कंक्रीट? तो घनत्व के आधार पर भी 3 टाइप की होती है। सबसे पहली साधारण भार वाली कंक्रीट। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, और भार घनत्व हो जाएगा भार बट्टे आयतन। तो भार के आधार पर देखेंगे हम, यानी कि जिसका भार घनत्व ज़्यादा होगा वो अधिक भार वाली कंक्रीट हो जाएगी, जिसका भार घनत्व कम होगा वो कम भार वाली कंक्रीट हो जाएगी, और जिसका भार घनत्व मीडियम टाइप का होगा वो साधारण भार वाली कंक्रीट हो जाएगी। तो सबसे पहली है यहाँ पर साधारण भार वाली कंक्रीट, यानी नॉर्मल वेट कंक्रीट। नॉर्मल वेट कंक्रीट का जो घनत्व होता है ना वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। एक्चुअल में ये जो है इसका ये भार घनत्व है। भार घनत्व का मात्रक न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, दूसरा है हल्के भार वाली कंक्रीट। हल्के भार वाली कंक्रीट जो होती है इसका घनत्व रहता है, घनत्व की जगह आप भार घनत्व लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। भार घनत्व जो होता है इसका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तीसरा होता है अधिक भार वाली कंक्रीट। अब जो हाई या हैवी वेटेड कंक्रीट होती है उसका भार घनत्व होता है 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये 3 हो गए आपके, याद रहेंगे। 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली साधारण भार वाली कंक्रीट हो जाएगी, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली हल्के भार वाली कंक्रीट हो जाएगी, और 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली अधिक भार वाली कंक्रीट हो जाएगी। ये 3 टाइप हो गए। क्लियर हुआ? तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए इसका सामर्थ्य के आधार पर। सामर्थ्य के आधार पर भी कंक्रीट आपकी 3 ही टाइप की होती है। कौन कौन सी आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है सामर्थ्य के आधार पर, पहला है साधारण कंक्रीट, दूसरा मानक कंक्रीट, और तीसरा उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। यानी ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गई, दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 मेगा पास्कल से कम होती है। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टैंडर्ड कंक्रीट की 25 MPa से लेके 55 MPa तक होती है इसकी सामर्थ्य, ये स्टैंडर्ड वाली होती है। और जिसकी सामर्थ्य 60 MPa से 80 MPa तक होती है वो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये कंक्रीट का क्लासिफिकेशन हो गया। टोटल 9 टाइप की कंक्रीट हो गई। 3 तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया। आप लोगों को याद हो गया होगा, पहला बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर था गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। दूसरा इनके घनत्व के आधार पर था, एक साधारण भार वाली कंक्रीट थी, एक हल्के भार वाली कंक्रीट और एक अधिक भार वाली कंक्रीट। तीसरा सामर्थ्य के आधार पर हो गया साधारण कंक्रीट, मानक कंक्रीट और उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग PDF से पढ़िएगा इसको, आपको PDF देंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट कंक्रीट के गुण दोष की चर्चा कीजिए। यानी हमें सीमेंट कंक्रीट के गुण और दोष बताने हैं। गुण दोष का मतलब है एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं सीमेंट कंक्रीट के क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। देखिए, तो दूसरा आंसर है हमारा कंक्रीट के गुण एवं दोष, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हम इसके गुण की बात कर लेते हैं। कंक्रीट के गुण कौन कौन से होते हैं, मतलब एडवांटेज। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज है कंक्रीट अन्य भवन पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती है। यानी अगर हमें लंबे समय तक कंक्रीट का यूज करना हो तो ये सस्ती पड़ती है अदर बिल्डिंग मटेरियल की अपेक्षा। ठीक है, एंड निकट में प्राप्त होने वाले अवयवों से तैयार हो जाती है। यानी कंक्रीट जिन पदार्थों से मिलकर बनती है, जैसे पानी हो गया, बालू हो गया, बजरी हो गई और सीमेंट हो गई, ये सब हमें आसानी से पास में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक है तथा इसे हम पत्थर की चट्टान के बराबर मान सकते हैं। इसका क्षय भी नहीं होता है तथा यह मौसम के प्रभावों से भी खराब नहीं होती है। यानी कि इसमें देखो कितने सारे फायदे बता दिए। एक तो ये कि जो कंक्रीट होती है एक तरह से पत्थर के बिल्कुल समान होती है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका क्षय नहीं होता। क्षय मतलब इसमें कमियां जल्दी से नहीं आती, मौसम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरा गुण ये हो गया। तीसरा इसका गुण है इसका उत्पादन सरलता से किया जाता है।
जैसे ईंट हो गया, इस्पात हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईंट, इस्पात, प्लास्टिक सभी पदार्थों के निर्माण से कंक्रीट का निर्माण सरल है। क्योंकि ईंट बनाने के लिए आपने देखा हो कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद उसको फिर चिमनी में पकाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो उन सब के मुकाबले कंक्रीट आसानी से तैयार किया जा सकता है, ठीक है, कंक्रीट का मिक्सर। इसके बाद इसका चौथा एडवांटेज है, इसे सुघट्ट अवस्था में किसी भी आकार या माप में ढाला जा सकता है। सुघट्ट अवस्था से मतलब है प्लास्टिक स्टेज में। जब कंक्रीट ताज़ा होता है तो आप इसको किसी भी सांचे में कोई भी रूप दे सकते हैं, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज हो गया। इसकी ढलाई में प्रयुक्त फर्माबंदी को फिर दूसरे कार्यों में भी लाया जा सकता है। मतलब जैसे कभी छत पड़ती है कंक्रीट की, तो उसमें हम जो फॉर्मवर्क यूज करते हैं, उसको जब छत हमारी सेट हो जाती है तो उसके बाद उस फॉर्मवर्क को हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है, ठीक है। 4 हो गए। 5वां एडवांटेज देखिए, इनको आप बैठ के अच्छे से याद कीजिएगा। मैं जस्ट आपको मतलब बता दे रहा हूँ हर एक शब्द का, ताकि इसमें कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसका मतलब आपको ना पता हो तो वो आपको समझ में आ सके। बाकी तो आपको ये रटना ही पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से लास्ट टाइम पे, और लास्ट टाइम पर रट के जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि इसमें समझने वाली जहाँ चीज़ें होंगी वहाँ मैं समझाऊंगा। थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिखना होगा आपको वहाँ पर जा करके। इसके बाद 5वां पॉइंट इसमें, यह संपीड़न में अत्यंत कठोर है। यानी कि ये ऊपर हालांकि आ चुका पॉइंट, इसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। तो संपीड़न में अत्यंत कठोर है तथा यदि इसे इस्पात के साथ प्रयोग किया जाए तो इसका उपयोग असीमित रूप से किसी भी संरचना में किया जा सकता है। मतलब स्टील और कंक्रीट का यूज हम आरसीसी में करते हैं, आप सबको पता होगा। तो जब हम इस कंक्रीट का यूज स्टील के साथ में कर लेंगे तो हम बहुत असीमित रूप से कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, आप इतना ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसका बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद इसका 6वां एडवांटेज है, इसके ऊपर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक। 7वां है इसका 7वां एडवांटेज, इसकी आयु अत्यधिक है तथा इसके अनुरक्षण पर भी ज़्यादा खर्च नहीं होता। मतलब मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि कभी कभी दरारें आती हैं तो दरारों को भरना पड़ जाता है। दरारों को भरने के लिए हम गुनाइटिंग कर लेते हैं। आगे पॉइंट होगा वो भी, देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर 2 पॉइंट और है सिर्फ। 8वां पॉइंट है, इसकी ढलाई पंप करके भी की जा सकती है। मतलब हम पंपिंग के द्वारा भी इसकी ढलाई कर सकते हैं और इसका प्रयोग दुर्गम स्थितियों में भी संभव है। मतलब जहाँ पर और मटेरियल यूज ना किए जा सके वहाँ भी ये यूज किया जा सकता है। दुर्गम से मतलब ये हो गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें यदि दरार इत्यादि आ भी जाएं तो इसको हम गुनाइटिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी गुनाइटिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम किसी भी दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं ना कंक्रीट में, तो उसमें हम सीमेंट का पेस्ट भर करके और उस कंक्रीट के दरार को भर देते हैं, ठीक है। इसे गुनाइटिंग कहते हैं। तो अगर कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कहीं पर दरार आ जाती है तो गुनाइटिंग करके उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए इसके 9 थे, 9 के 9 गुण हो गए। अब दोष की बात कर लेते हैं। दोष कौन कौन से होते हैं इसके? दोष बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दोष है मेन वो आप सब लोग पहले से जानते हैं, सिर्फ एक बार आपको सुनना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला दोष है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होती है। हम अच्छे से जानते हैं कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, अतः इसमें दरार आने की संभावना रहती है। चूँकि टेंसाइल लोड को ये सह नहीं पाएगा इसलिए क्रैक्स आ जाएंगे इसमें तन्यता भी कम पाई जाती है। तन्यता जानते हैं ना, आपने सॉम में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। तो ये क्योंकि कंक्रीट हमारा ब्रिटिल मटेरियल होता है और ये डक्टाइल नहीं होता, इसलिए इसकी डक्टिलिटी भी कम होती है। अतः यह भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमज़ोर पाई जाती है। जब भूकंप वगैरह आते हैं ना तो उस समय पर स्टील तो स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि उसमें डक्टिलिटी होती है, तो वो आराम से तन्य लोड जो हमारा डक्टाइल लोड होता है ना उसको भी सह लेती है आसानी से। लेकिन कंक्रीट उस समय कमज़ोर पड़ जाती है, टूट जाती है, ठीक है। दूसरा इसका दोष है, फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है तथा कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। तो जब सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो इससे क्या होगा, इसके लिए आपको जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन सा जॉइंट? संकुचन जोड़। तो अतः भवनों में संकुचन जोड़ यानी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट छोड़े जाते हैं जिससे दरारों को रोका जा सके। तो यहाँ पर दोष जो था, मेन दोष क्या था कि जो फ्रेश कंक्रीट होती है ना वो सूखने पर सिकुड़ती है और कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है, ये दोष था। आगे इसका दोष का निवारण बता रखा है, इसमें हमें संकुचन जोड़ प्रोवाइड करने होते हैं, इससे दरारें ना पड़े इसमें। तो इसके 2 हो गए, ठीक। तीसरा दोष है इसका, कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती व सिकुड़ती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फैलने लगती है, टेम्परेचर कम हुआ तो सिकुड़ती है। हालांकि बहुत माइनर लेवल पर होता है ये काम, लेकिन फिर भी सिकुड़ती और फैलती है। तो जब टेम्परेचर के कारण ये सिकुड़ती फैलती है तो इसके लिए हमें एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट है जो अगला दोष है चौथा, वो है लगातार बलों के प्रभाव में कंक्रीट में क्रीप की समस्या भी पाई जाती है, जिससे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलों का ह्रास हो जाता है। मतलब क्रीप आप सब लोग जानते हैं, क्रीप आपको पढ़ा रखा है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। जब इस पर लगातार फोर्स आएंगे तो इसके कारण इसमें क्रीप उत्पन्न हो जाएगा, और क्रीप के कारण जो हमारा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होता है ना, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट, उसमें भी पूर्व जो प्रतिबल हम उत्पन्न करते हैं, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट एक ऐसी कंक्रीट होती है जिसको हम साइड पे यूज करने से पहले ही उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न कर लेते हैं, प्रतिबल उत्पन्न कर लेते हैं। तो उसमें जो पूर्व में प्रतिबल उत्पन्न किए जाते हैं उनमें भी कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है। किसके कारण? टेम्परेचर, इसके क्रीप के कारण। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, कंक्रीट में प्रफुल्लन। पांचवें पॉइंट में लिखा कंक्रीट में प्रफुल्लन मतलब इफ्लोरोसेंस की समस्या भी हो जाती है। इफ्लोरोसेंस जानते हैं आपने, कई बार देखा होगा दीवारों पर ग्रे कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी धब्बे से बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से देखा होगा आपने दीवारों के ऊपर, तो उसी को हम इफ्लोरोसेंस कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं या प्रफुल्लन कहते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट में प्रफुल्लन की समस्या भी हो जाती है। यह पूर्णतः अपारगम्य नहीं होती। अपारगम्य का मतलब क्या है यहाँ पर? अपारगम्य और पारगम्य क्या होता है? पारगम्य मतलब आर पार जिसमें कोई चीज़ निकल जाए, जैसे एक कोई ऐसी सतह है जिस पर आप पानी डालें और उस सतह के अंदर पानी चला जाए तो वो सतह आपकी पारगम्य होती है, अपारगम्य नहीं होती। तो कंक्रीट की सतह भी अपारगम्य नहीं होती है, इसमें पानी अगर डालेंगे सतह पर तो इसके अंदर चला जाता है, इसके रंध्रों में, जो इसके वॉइड्स होते हैं उसमें, इसीलिए कंक्रीट पूर्णतः अपारगम्य नहीं होती। ठीक है, इसके बाद छठा है इसका दोष, कंक्रीट में क्षार एवं सल्फेट के प्रभाव से नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट मिली होती है और सीमेंट में जब आप सल्फेट वगैरह कोई चीज़ आएगी तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण इसमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सातवां पॉइंट है, कंक्रीट की संरचनाओं का भार इस्पातीय संरचनाओं की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। कंक्रीट की स्ट्रक्चर भारी होती है। अगर आप देखा होगा गांव में जो गर्डर यूज होते हैं छतों पर, जिन्हें गांव की लैंग्वेज में गाटर बोल देते हैं लोग, तो वो जो स्टील वाले रहते हैं वो हल्के होते हैं। वहीं अगर आरसीसी के गर्डर डाल रखे तो काफ़ी भारी होते हैं। तो आरसीसी की स्ट्रक्चर का वेट स्टील की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, उसका कंक्रीट की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद है कंक्रीट की मरम्मत काफ़ी कठिन होती है, यानी कंक्रीट में अगर कुछ भी टूट फूट हो जाती है तो उसको आसानी से मरम्मत नहीं की जा सकती, उसकी बहुत कठिन पड़ती है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा गया था एक बार जेईई में, कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य कितना होता है? तो इसका कबाड़ी मूल्य 0 होता है। क्या आप कंक्रीट को कबाड़ में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। किसी की बिल्डिंग कभी टूटे और उसमें कंक्रीट जो निकला वो नहीं बेची जा सकती, जबकि स्टील जो निकलती है हम स्टील की सरिया को बेच सकते हैं कहीं भी कुछ रेट में, लेकिन कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य 0 है, इसको कबाड़ में भी नहीं बेच सकते आप। ठीक है, भले ही फर्श के भरने के काम आ जाएगी नीचे, लेकिन इसको आप मतलब अर्थ फिलिंग में यूज कर सकते हैं, बाकी आप इसको बेच नहीं सकते। इसका कबाड़ मूल्य बिल्कुल 0 होता है। समझ आ गया? तो इसके ये गुण और दोष हो गए, यानी ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट कंक्रीट के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालें। यानी आपको मेन प्रॉपर्टीज बतानी है, सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो देखिए समझते हैं आंसर नंबर 3। तीसरा आंसर है हमारा कंक्रीट के अभिलक्षण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो 2 अलग अलग अवस्था में होती है, एक तो प्लास्टिक अवस्था में, दूसरा कठोर अवस्था में। तो पहले समझते हैं प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट के गुण। तो प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट में निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिक से मतलब समझ रहे हैं, जब कंक्रीट गीली है, ताज़ा कंक्रीट है, सेट नहीं हुई है, सेट होने से पहले की जो कंक्रीट होती है वो प्लास्टिक स्टेज होती है, जिसमें कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं हम। ठीक है, तो उसको हम प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। तो प्लास्टिक अवस्था में कंक्रीट में 3 गुण है ये। पहला है सुकार्यता, दूसरा पृथक्करण, तीसरा निस्रवण। तो जो सुकार्यता होता है इसका मतलब क्या? वर्केबिलिटी जानते हैं आप लोग, यानी कि वर्केबिलिटी से मतलब हो गया जब हम कंक्रीट का कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य आसानी से हो जाए तो हम कह देंगे कंक्रीट सुकार्य है। सु मतलब अच्छा, कार्य मतलब कार्य, यानी कंक्रीट पर जब हम कार्य को अच्छे से कर सकते हैं तो वो सुकार्य कंक्रीट होती है। समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ पे लिखा है, सुकार्यता से तात्पर्य कंक्रीट का कार्यस्थल पर सुगमता से प्रयोग किया जाना है। अच्छी कंक्रीट सुकार्य होनी चाहिए। समझ आ गया सभी को? दूसरा पृथक्करण, नाम से ही पता चल रहा है, पृथक्करण मतलब होता है पृथक होना, यानी अलग होना। पृथक्करण में कंक्रीट में से क्या अलग होता है? तो पृथक्करण में कंक्रीट में से मिलावे के कण अलग होते हैं। क्या होते हैं? मिलावे के कण अलग अलग हो जाते हैं। यानी मिलावा जानते हैं ना, मोटा मिलावा, महीन मिलावा, जिसमें बजरी और बालू होता है। तो बजरी और बालू के कण अगर कंक्रीट से बाहर अलग हो गए तो फिर कंक्रीट हमारी
कमज़ोर हो जाएगी, इसीलिए इसमें पृथक्करण नहीं होना चाहिए। तो लिखा है पृथक्करण होने पर कंक्रीट में मिलावे के कण अलग अलग हो जाते हैं, कंक्रीट में पृथक्करण नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा गुण है निस्रवण यानी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब समझते हैं? ब्लीडिंग मतलब ब्लड से समझिए, जैसे ब्लड बॉडी से निकलता है तो बहने लगता है, वैसे ही कंक्रीट के अंदर से सीमेंट का पेस्ट अगर बाहर निकल जा रहा है बह करके, तो इसका मतलब है उसमें ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे निस्रवण से तात्पर्य कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग होना है, और कंक्रीट में ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, यानी सीमेंट का पेस्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर सीमेंट का पेस्ट ही बाहर निकल जाएगा तो फिर सीमेंट की स्ट्रेंथ, उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, कंक्रीट में से सीमेंट पेस्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इसका तीसरा गुण हो गया। तो प्लास्टिक स्टेज में तो इसके 3 गुण थे। ये आप समझ लीजिए कठोर अवस्था में, कठोर अवस्था में कंक्रीट में निम्नलिखित गुण होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप सब जानते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, कंक्रीट की सामर्थ्य से तात्पर्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य से है, क्योंकि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का मात्र 10 से 15% ही होती है, जिस कारण कंक्रीट के साथ इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यानी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मात्र 10 से 15% ही होती है। जैसे अगर किसी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपकी 100 मेगापास्कल है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मात्र 10 मेगापास्कल या 15 मेगापास्कल ही होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कंक्रीट में, इसीलिए हम स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि स्टील की तनन सामर्थ्य ज़्यादा होती है। जैसे कि कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य कम थी वो बढ़ जाए, इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा आरसीसी का सेक्शन बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से कंक्रीट की सामर्थ्य इसके संघटकों की सामर्थ्य, जल सीमेंट अनुपात, संघटकों का अनुपातन, कंक्रीट की कुटाई तथा कंक्रीट की तराई पर निर्भर करती है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य किस किस पर निर्भर करती है, समझ आ गया सभी को? किस किस पर निर्भर करती है, यानी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट कैसे हैं, उनकी सामर्थ्य कैसी है, इस पर। जल सीमेंट अनुपात आपने कितना मिलाया है, इस पर। संघटकों को किस अनुपात में मिलाया है, इस पर। कंक्रीट का कंपैक्शन ठीक से किया गया है या नहीं, इस पर। और कंक्रीट की तराई भी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मेन कंपोनेंट होता है, तो इस पर भी निर्भर करती है। ये सब काम जितनी अच्छे से किए जाएंगे उतनी ही कंक्रीट की सामर्थ्य अच्छी होगी। समझ आ गया सभी को? अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, कठोर अवस्था में दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी टिकाऊपन। टिकाऊपन मतलब ड्यूरेबिलिटी। तो कंक्रीट ड्यूरेबल होनी चाहिए। टिकाऊ से मतलब क्या है, एक लंबे समय तक आपकी कंक्रीट चल जाए। तो कंक्रीट का शीघ्र अपघटन ना हो, इसके लिए कंक्रीट का टिकाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। अपघटन मतलब जानते हैं ना, यानी कि ये इसमें मतलब अलग अलग टूटे ना ये पार्टिकल्स में, इसका मतलब अपघटन ना हो इसमें, इसीलिए ड्यूरेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगला है अप्रवेश्यता। अप्रवेश्यता मतलब हो गया इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कह दो आप, या फिर हिंदी में अपारगम्य कह सकते हो। तो आपको ऊपर बताया गया था कि कंक्रीट पूरी तरह से अपारगम्य नहीं होती है, लेकिन वास्तव में कंक्रीट को अपारगम्य होना चाहिए। यहाँ लिखा ना, कंक्रीट जल रोधी होनी चाहिए, जो जल को रोक सके। यानी कंक्रीट की सतह पर अगर हम पानी डालें तो वो पानी कंक्रीट के रंध्रों में अंदर ना जाए, इसीलिए हम कंक्रीट को जब कहीं पे बिछाते हैं तो उसके बाद कंपैक्ट करते हैं। जब सड़क पड़ती है आपने देखा होगा, उसके ऊपर रोलर चलाते हैं ताकि उसमें कोई भी वॉइड ना रह जाए, वॉइड में वरना फ्यूचर में पानी अंदर चला जाएगा और वो नुकसान देगा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसीलिए इसका कंपैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो जो कंक्रीट है वो इम्परमिएबल होना चाहिए, यानी जल रोधी होनी चाहिए। ठीक है, चौथा गुण है इसका, चौथी प्रॉपर्टी है न्यूनतम आकार परिवर्तन, मतलब मिनिमम डायमेंशनल चेंज आने चाहिए। कंक्रीट जब कठोर हो जाए तो उसके आकार में परिवर्तन एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कम ही इसकी, जैसे आपको ऊपर बताया था ना, इसमें दोष भी होता है। ये कंक्रीट जब कठोर हो जाती है तो इसमें संकुचन होने लगता है। संकुचन का मतलब क्या, सिकुड़ने लगती है ये, तो इसमें संकुचन कम होना चाहिए, आकार में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो कठोर होने के पश्चात इसके आकार में परिवर्तन एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसके गुण थे, आपको PDF देंगे, वहाँ से आप और रिवाइज कीजिएगा इनको अच्छे से। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में सीमेंट कंक्रीट को क्यों वरीयता दी जाती है, मतलब अदर बिल्डिंग मटेरियल की जगह पर हम सीमेंट कंक्रीट का ही यूज ज़्यादा क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए समझते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 4। देखिए समझते हैं आंसर नंबर 4।
अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, यानी प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह पर हम कंक्रीट का यूज़ क्यों करते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला कारण देखिए, 6 कारण है, एक एक करके सभी को समझते चलना। थ्योरी पार्ट है, जस्ट रीड करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। पहला कारण पढ़िए, लिखा है कंक्रीट की तुलना में अन्य निर्माण पदार्थों के प्रयोग में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। क्यों आ रही है कठिनाई? क्योंकि लकड़ी के ज़्यादा प्रयोग से जंगल कम हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस्पात महंगा है तथा इसके निर्माण से भी प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इस्पात जो बनता है ना वो फैक्ट्रियों में बनता है, और फैक्ट्रियों में बनता है तो उससे पॉल्यूशन भी होगा। परंतु कंक्रीट के सभी संघटक सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाते हैं। वर्तमान में तैयार कंक्रीट का प्रचलन बढ़ गया है, ठीक है। ये इसका पहला कारण हो गया। सबको समझ में आ गया पहला कारण क्या था? एक बार और लिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कि जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है, कहीं ना कहीं इसके अलावा अदर बिल्डिंग मटेरियल को हम यूज करेंगे तो उसमें बहुत कठिनाई आ रही है। क्योंकि अगर हम लकड़ी को काट करके घर में लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, जंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, उससे पर्यावरण हमारा मतलब प्रभावित हो जाएगा, इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा नुकसान होगा इन्वायरमेंट का। अगर हम स्टील का यूज करते देखते तो स्टील महंगा है बहुत ज़्यादा, इस्पात महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़, इस्पात बनता है फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा। और जो सीमेंट कंक्रीट होता है आपका, उसके जो इंग्रेडिएंट है वो हमें आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। बालू हो गया, गिट्टी हो गया, पानी हो गया, हर जगह उपस्थित है, इसीलिए इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पहला हो गया, ठीक। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण क्या है इसका? सेकंड है, कंक्रीट की इमारतें या अन्य संरचनाएं अन्य निर्माण पदार्थों के मुकाबले सस्ती होती हैं तथा इन्हें कहीं दूर से भी नहीं लाना पड़ता, जिससे परिवहन का खर्चा भी बच जाता है। तो ये भी दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है, इस्पात एवं प्रकाष्ठ पर पेंट इत्यादि कराना पड़ता है, जिससे उनमें क्षय न हो पाए तथा दीमक इत्यादि से बचा जा सके। इसको ध्यान से समझो, इसमें लिखा है इस्पात एवं प्रकाष्ठ पर पेंट इत्यादि करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्टील पर पेंट नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। लकड़ी पर पेंट नहीं करेंगे तो आप उसमें घुन लग जाता है, झरने लगती है लकड़ी, ठीक है, दीमक वगैरह लग जाती है उसमें। तो लिखा है जिससे उनमें क्षय ना हो जाए, क्षय मतलब हो गया ना, उनको झरना शुरू हो जाता है, उसमें नुकसान ना हो जाए उनका, तथा दीमक इत्यादि से बचा जा सके। परंतु कंक्रीट में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। कंक्रीट पर कभी पेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें ना तो जंग लगती है ना उसमें दीमक लगती है। तो अगला कारण, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं अन्य संरचनाओं की तुलना में आकर्षक तथा सुंदर लगती हैं देखने में, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा और छठा 2 कारण और हैं, इनको पढ़ लीजिए। पांचवा कारण लिखा है इस्पात व प्रकाष्ठ। प्रकाष्ठ बेटा यहाँ लकड़ी को बोला गया है। इस्पात व प्रकाष्ठ की संरचनाओं में जोड़ लगाना एक विशिष्ट कार्य है। इसकी कमजोरी से पूरी संरचना धराशायी हो सकती है। मतलब कहीं पर कोई जॉइंट अगर कमज़ोर हो गया, स्टील है जैसे, स्टील में हमें जॉइंट लगाने होते हैं, अगर कोई जॉइंट आप गलती से बारीक जॉइंट है और कोई ठीक से नहीं लगा पाए आप, तो उससे पूरी स्ट्रक्चर ख़राब हो सकती है। इसलिए हम जॉइंट का डिज़ाइन भी पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग छठे सेमेस्टर में। तो उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना होता है ताकि जॉइंट हमारा फेल ना हो। अगर जॉइंट फेल हो गया तो पूरी की पूरी संरचना धराशायी हो सकती है, मतलब टूट सकती है। कंक्रीट जोड़ रहित होती है, कंक्रीट में बीच में कहीं जॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगला लास्ट कारण है, कंक्रीट एक सामर्थ्यवान पदार्थ है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसकी सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जंगरोधकता, अग्निरोधकता आदि सभी गुण अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये 6 के 6 गुण हैं, तो ये सभी गुण हमने आपके सामने रीड आउट कर दिए। अब ये जो पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ मिलेगा जीटेक पॉली के ऐप पर, और इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को एक बार स्टोरी की तरह से जरूर पढ़ें। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 पेज का पीडीएफ है। मैं कहता हूँ इसको 2 से 3 बार अपने खुद से रीड कर लीजिए, सिर्फ स्टोरी की तरह से, आपको चीज़ें आधे से ज़्यादा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और एग्जाम हॉल में जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था, पहला लेक्चर। इसमें हमने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया। इसी तरह से अब अगले चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।